हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए इसे सॉल्व करते हैं। हर एक पॉइंट पे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक, तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट अपना यहीं पर रखिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसे आपको सॉल्व करना है और जो भागफल आपको प्राप्त होगा, ठीक, उस भागफल को देखकर आपको ये बताना है कि वो भागफल किस प्रकार का है। ठीक, यही आपको बताना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100। मतलब कि 100 से भाग देना है आपको 36 में। ऐसे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव ले लीजिए। दशमलव लेने के बाद ये 360 बन जाएगा। ठीक, फिर 3 बार में भाग जाएगा यानी कि 300। शेष कितना बचा इसमें, 60। फिर यहाँ पर एक शून्य आप ले लीजिए क्योंकि दशमलव आप ले चुके हैं। ठीक, अब ये कितने बार में भाग जाएगा, 6 बार में, 600। यहाँ पर आपका माइनस करने पे शेषफल जो है वो शून्य आ चुका है। ठीक, तो आप देख क्या रहे हैं कि ये पूरी तरह से आप कर चुका है। तो आपको ये जो शून्य आया है आंसर, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको भागफल से मतलब है। ठीक, तो भागफल हमारा क्या आया है, 0.36। यही तो हमारा भागफल आया है। अब इस भागफल को देखकर आपको ये बताना है कि ये भागफल किस प्रकार का भागफल है। ठीक, तो आप देखिए कि ये दशमलव के 2 अंक के बाद कट गया है, मतलब कि शांत हो गया है। या फिर कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ठीक, ऐसी कुछ अंकों के जाने के बाद वो कट जाएंगे, मतलब पूरी तरह से कट जाएंगे। जैसे ये शून्य आ गया है। ठीक, तो ऐसी और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंक जाने के बाद कट जाएं पूरी तरह से, तो ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई, शांत दशमलव प्रसार। ओके, यहाँ पर ये एक पॉइंट आपको मिल चुका है कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/11 यानी कि 11 से भाग देना है आपको 1 में। ऐसे भाग जाएगा नहीं, दशमलव आप ले लीजिए, 10 हो जाएगा। ठीक, फिर भाग नहीं जाएगा तो आपको 0 1 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, भाग अब जा सकता है। तो कितनी बार में भाग जाएगा ये, 11 9 99 यानी कि 9 बार में। माइनस कर लीजिए इसे, एक शेष बचेगा। ठीक, फिर आप शून्य बढ़ा लीजिए। अभी भाग नहीं जाएगा तो एक शून्य यहाँ पर बढ़ाकर यहाँ पर एक शून्य आप ले सकते हैं। फिर कितनी बार में भाग जाएगा, 9 बार में, यानी 11 9 99। माइनस करेंगे, एक शेष बचेगा। फिर एक शून्य आप ले लीजिए, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक शून्य और लेने के लिए यहाँ पर एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर 100 ले सकते हैं आप। और उसके बाद अब भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, 9 बार में, यानी 11 9 99। माइनस करेंगे तो 1। मतलब कि आप देख रहे हैं कि बार बार एक शेष बच रहा है। ठीक, और ऐसे ही बचता चला जाएगा अनंत तक। और ये जो भागफल है, भागफल हमारा क्या मिल रहा है, 0.09090909, ऐसे ही ये अनंत तक चलता चला जाएगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक जा सकता है ये। ठीक, तो इसको आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, 0.09। ठीक, इसे आप बार कहते हैं, इसे हम बार कहते हैं। इस बार का मतलब ही यही होता है कि ये दो संख्याएं हैं, ये बार बार रिपीट कर रही हैं। इसमें भी तो थी कि दो संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, तो इन्हीं जो संख्या बार बार रिपीट करेंगी उन्हीं संख्याओं पे आप बार लगा दीजिए। इसका मतलब ही वही होगा कि वो संख्या बार बार रिपीट करेगी और अनंत तक चलती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसे देखकर बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आप देख रहे हैं कि ये दशमलव की बात तो जा ही रहा है, मतलब अनंत तक चलता चला जा रहा है। ठीक, ये दशमलव के बाद अनंत तक चलता चला जा रहा है, तो ये उस प्रकार से अशांत हो गया। ठीक, शांत तो हुआ नहीं, मतलब कि अनंत तक चला जा रहा है, इसमें शांत हो गया था, एक जगह रुक गया था, और यहाँ पर शांत नहीं हो रहा है, मतलब अशांत हो गया, ये अशांत हो गया। अब क्या हो रहा है कि इसमें जो दो संख्या है ना, दो संख्या बार बार रिपीट कर रही हैं। ठीक, इसमें जो 0 9 है वो बार बार अपनी संख्याओं को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, तो आप इसे पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति, बार बार ये रिपीट कर रहा है तो पुनरावृत्ति कर रहा है। या फिर आप इसे अनावसानी पुनरावृत्ति। ठीक, या फिर आप इसे अनावसानी पुनरावृत्ति कह सकते हैं, अशांत या फिर अनावसानी पुनरावृत्ति कह सकते हैं। ठीक, ये दोनों का मतलब एक ही है, अशांत और अनावसानी का। ठीक,
अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 सही 1/8 है ना, इसे सॉल्व करना है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इसे कैसे सॉल्व करें, ये भी आसान ही है। जैसे में आप इसे कैसे हल करेंगे, 8 का गुणा 4 में कराएंगे और 1 जोड़ेंगे, 8 चौको 32 और 1 33, यानी कि इसे आप 33/8 लिख सकते हैं। अब आपको 8 से भाग देना है 33 में, समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि 33 में भाग देना है 8 से, भाग तो चला जाएगा, 8 चौको 32, ठीक, शेष कितना बचा आपका 1, शेष आपका 1 बचा माइनस करने पे, ठीक। अब ये भाग जाने वाला नहीं है तो दशमलव आप बढ़ाकर यहाँ पर शून्य ले सकते हैं, फिर एक बार में जाएगा भाग 8, शेष कितना बचा 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक शून्य ले लीजिए क्योंकि भाग जाएगा नहीं, कितने बार में भाग जाएगा 2, 8 9 के 16, शेष कितना बचा 4, ठीक, माइनस करने पे 4 शेष बचा। फिर अब भाग जाएगा नहीं तो 1 0 बढ़ा लीजिए, फिर क्या करेंगे 8 पंजे 40, 5 बार में भाग जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका शेषफल शून्य हो गया। तो शेषफल शून्य होगा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा भागफल क्या मिला हमें इससे मतलब है, 4.125, ये हमें भागफल मिला है। अब इसे आपको देखकर बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये दशमलव के बाद संख्या जा रही है और 3 अंकों के बाद पूरी तरह से कट चुकी है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ओके। ये भी एक पॉइंट था, और इसके पिछले वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था, ठीक, उसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/13, यानी कि 3 में भाग देना है आपको 13 से, 13 से भाग देना है 3 में, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाकर आप 0 ले लेंगे, अब भाग चला जाएगा, कितनी बार में 2 बार में, 13 गुना के 26, माइनस करेंगे 4 शेष बचेगा, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा कि भाग जाएगा नहीं, शून्य आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद कितने बार में भाग जाएगा 13 39, यानी 3 बार में 39, ठीक। एक यहाँ पर शेष बचेगा माइनस करने पर, फिर भाग जाने वाला नहीं है तो आप 1 0 बढ़ा लीजिए, अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ पर 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, दशमलव आप ले चुके हैं, 1 0 आप बढ़ा सकते हैं हर एक पॉइंट पे, लेकिन अगर आपको 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा अगर हुआ कि 2 0 बढ़ाना पड़े तो आपको 1 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक, 2 0 बढ़ाने के लिए, ये आप नोट रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 0 बढ़ाए हैं, वहाँ पर 1 0 लिख सकते हैं आप। अब कितनी बार में भाग जाएगा, तो 7 91, यानी कि 7 बार में, ओके, 91, माइनस करेंगे कितना शेष बचा 9 शेष बचेगा। अब आते हैं, ऐसे भाग जाएगा नहीं, शून्य बढ़ा लीजिए, 13 78, यानी कि 6 बार में भाग जाएगा 78, ओके। कितना शेष बचा 12 शेष बचा। अब कितनी बार में, ऐसे तो कटेगा नहीं, फिर 1 0 आप यहाँ पर ले लीजिए, 13 9 117, यानी कि 9 बार में भाग जाएगा 117, शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 3, शेष आपका 3 बच गया। मतलब आप देख रहे हैं कि आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर आकर रुक गए हैं, मतलब कि अब 13 से आपको 3 में भाग देना है, ठीक। तो ये तो वही बात हो गई कि 13 से 3 में हम स्टार्टिंग से ही भाग दिए थे और फिर वहीं पर आ गए, मतलब कि ये प्रक्रिया फिर से हो गई। यही तो किए थे हम, यहाँ पर 13 से 3 में भाग दिए थे, दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य लिखे थे, और यही प्रक्रिया बार बार हुई थी, और यहाँ पर भी आपको 3 प्राप्त हो गया, तो मतलब कि यही प्रक्रिया आपको फिर करनी पड़ेगी। तो आपका भागफल क्या होगा 0.230769, ठीक। अब ये संख्या फिर से आएगी 230769, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या बार बार ऐसे ही पार्ट बनाकर चलती चली जाएंगी, ठीक। तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं 0.230769, इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए पूरे के ऊपर, क्योंकि ये बार बार इतनी संख्याएं रिपीट होंगी, ठीक। इसका मतलब ही वही होगा। तो इसे देखकर आप क्या कह सकते हैं, इसे आप अब इसे बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये दशमलव के बाद संख्याएं तो जा रही हैं लेकिन कभी कट नहीं रही हैं, अनंत तक चलती चली जा रही हैं, ठीक। तो पहले तो ये कौन सी संख्या होगी, अनावसानी हो जाएगी, अनावसानी, ठीक। और अपनी संख्या को बार बार रिपीट भी कर रहा है तो पुनरावृत्ति भी हो जाएगा, इसके साथ पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति। ठीक है, तो ये इस प्रकार की संख्या हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 2 में आपको 11 से भाग देना है। ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है, तो 11 से भाग दे दीजिए 2 में। ऐसे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार में भाग जाएगी, जानते हैं आप 11 कम 11 माइनस करेंगे, यहाँ पर 9 शेष बच जाएगा। ठीक, तो आप 0 यहाँ पर बढ़ा लीजिए क्योंकि भाग जाएगा नहीं। अब कितनी बार में भाग जा रहा है, 8 बार में, 11 बटे 88 माइनस करेंगे, 2 शेष बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, 0 ले लीजिए, कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में, यानी कि 11 कम 11 माइनस करेंगे, कितना शेष बचा, 9। ठीक, अब भाग जाएगा नहीं, आप 0 बढ़ा लीजिए, कितनी बार में भाग जाएगा, अब 8 बार में, यानी कि 88 माइनस करेंगे, आपको 2 शेष बच जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2 संख्याएं बार बार शेष बच रही हैं। इसमें 2 बच रहा है और शेष 9 बच रहा है। ये 2 संख्याएं बार बार इसमें शेष बच रही हैं। और भागफल क्या हो रहा है कि 18 18 18 ऐसे ही अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक, तो आपको भागफल क्या मिल गया, भागफल आपको मिल गया 0.181818 ऐसे ये अनंत तक चली जाएंगी। ठीक, तो इसे आप एक पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं, 0.18, ये बार बार रिपीट कर रहा है, 0.18, ये जो 2 संख्या हैं 18 ये बार बार रिपीट कर रही हैं अपने आप को, तो इस पर आप बार लगा दीजिए, ये यहीं पर रुक चुका है अब। ठीक, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस बार का भी मतलब यही है कि ये 2 संख्या हैं ये बार बार रिपीट कर रही हैं अपने आप को। ठीक, तो अब ये तो आपका आंसर हुआ नहीं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो आप इसे देखिए कि ये तो दशमलव के बाद अनंत तक चला जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, अनवसानी, ये तो हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये अपनी 2 संख्या जो है 1 और 8 को ये बार बार रिपीट होती चली जा रही हैं। ठीक, तो ये पुनरावृत्ति भी हो जाएगा, पुनरावृत्ति भी साथ में हो जाएगा, पुनरावृत्ति। ओके, तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई, अनवसानी पुनरावृत्ति। समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग 6ठे क्वेश्चन पे। 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 329 बटे में 400। अब कुछ लोगों को ये बड़ा लग रहा होगा, तो इसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ऐसे तो आप भाग देकर कर ही सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं इसे। देखिए कैसे, 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहले तो आप इसे हल कर दीजिएगा ऐसे, जैसे मैंने अभी बताया, डायरेक्ट उठाकर इसमें, ठीक, और इसे भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा आपका आंसर। या फिर आप कैसे कर सकते हैं कि 329 यही है क्वेश्चन, और 400 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब ये संख्या को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस संख्या को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 329 बटे में 4 गुणे 1 बटे में 100, इस तरह से लिख सकते हैं। ऑफकोर्स लिख सकते हैं इसे। अब इसमें आप भाग दे दीजिए, 4 से आप 329 में भाग दे दीजिए, और जो शेष बचेगा, जो आपका भागफल प्राप्त होगा, ठीक, उसमें 100 से भाग दे दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, 329 में आपको 4 से भाग देना है, 8 बार में जाएगा, 4 बटे 32 32। ठीक, अब ये पूरी तरह से कट गया, 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 9 आ जाएगा, कितनी बार में भाग गया, 2 बार में, 4 9 के 8, शेष कितना बचा, 1। अब यहाँ पर दशमलव लेना पड़ेगा क्योंकि 1 में भाग जाएगा नहीं, तो ये 10 हो जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 4 9 के 8, शेष कितना बचा, शेष फिर आपका 2 बच गया, शेष आपका 2 बच गया। तो अब यहाँ पर 0 ले लीजिए क्योंकि भाग जाएगा नहीं। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 4 5 20, ये पूरी तरह से आपका कट गया। तो आपका क्या मिला कि आपको, यानी कि 329 बटे में 4, 329 बटे में 4 का मान क्या मिला आपको, 42.25। ठीक, इसका मान। अब हमें ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं, अब इसमें आपको 1/100 से गुणा भी कराना है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप 42.25 का 1 में गुणा कराएंगे, यानी कि 82.25 का 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या होगी। फिर उसमें 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देने के बाद ये जो दशमलव है वो 2 अंक बाएँ की तरफ चली जाएंगी, मतलब कि 0.8225, ये हो जाएगा इसका आंसर।
दशमलव के बाद जाने के बाद ये कट जा रहा है, तो इसे आप शांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं। ठीक, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि आप जानते हैं कि 1/7, यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार दिया हुआ है। ठीक, ये है 1/7 का मान दे रखा है। ठीक, वास्तव में ये लंबा भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं कि 2.7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? संकेत के लिए 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक, तो आपको इसमें ये बताना है 1/7 का मान दे रखा है और आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान निकालना है, वो भी बिना भाग दिए हुए। ठीक, आप इसे कैसे हल कर सकते हैं? ये आसान है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसे कि 1/7 का आपको मान क्या दे रखा है। 1/7 का मान आपको दे रखा है 0.142857। ठीक, और इस पर बार लगा हुआ है, मतलब कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है कि 2/7 का मान क्या होगा, तो 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो 1/7 का मान आपको दे रखा है और 1/7 में अगर आप 2 का गुणा करा देंगे तो 2/7 का मान हो जाएगा। ठीक, तो 2 गुणे 1/7 का मान दे रखा है आपको 0.142857, इस पर बार लगा हुआ है। ठीक, तो गुणा कराएंगे 2 से तो क्या होगा? 2 7 14, 14 को 4 हासिल 1, 2 5 10, 1 11 को 1 हासिल 1, 2 8 16, 1 17, 17 को 7 हासिल 1। ठीक है, फिर 2 दूना के 4, 1 हासिल 5, 2 चौक को 8, 2 एकम 2 0.0। अब ये बार लगा हुआ है, आप यहाँ पर भी इसे बार लगा दीजिए। ठीक, तो ये आपका मान हो जाएगा 2/7 का। सिंपल है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब उसी प्रकार से ये तो पहला हो गया। अब सेकंड क्या है कि आपको 3/7 का मान निकालना है। 3/7 का मान। ठीक, तो आप बताइए, आप इस 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 का मान दे रखा है आपको इतना, और इतने में अगर 3 का गुणा करा देंगे तो ये 3/7 का मान हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 0.142857, ये बार लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें 3 से गुणा करा दीजिए। 3 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा कि 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17, 17 को 7 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 को 5, 2, 3 दूना के 6, 6 2 8, और 3 चौक को 12 को 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 हासिल 4। ठीक, 0। अब इस पर बार लगा हुआ था तो आप इस पर भी बार लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3/7 का मान। ठीक, सिंपल है। अब थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको 4/7 का मान निकालना है। 4/7 का मान निकालना है। 4/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 का मान आपको दे रखा है, इसमें भी वही रूल लगेगा। 1/7 का मान 0.142857 दे रखा है। अगर इसमें 4 का गुणा कराएंगे तो ये 4/7 का मान हो जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा करा दीजिए, इस पर बार लगा हुआ है, नोट करिएगा इसे। 4 7 28 को 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 22 को 2 हासिल 2, 8 6 को 32 2, 34 को 4 हासिल 3, 4 9 के 8 3, 8 3 11, 11 को 1 हासिल 1, 4 चौक को 16 1, 17 को 7 हासिल 1, 4 कम 4 1 5, दशमलव के बाद 0। अब इस पर बार लगा हुआ था, आप इस पर भी बार लगा सकते हैं। ये 4/7 का मान होगा आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे। इसमें क्या करना है आपको कि 5/7 का मान निकालना है। तो 5/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 का मान दे रखा है, उसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये 5/7 का मान निकल जाएगा। तो 5 में 1/7 का मान 0.142857, इसमें आप गुणा करा दीजिए। 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 5 25 3 28, 28 को 8 हासिल 2। ओके, 5 5 8 40, 2 42 को 2 हासिल 4, 5 दूना के 10 10 और 4 14, 14 को 4 हासिल 1, 5 को 20 1 21 को 1 हासिल 2, 5 एकम 5 5 2 7 0.0। ठीक, अब इस पर बार लगा हुआ था, आप इस पर भी बार लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5/7 का मान। ठीक, यही आपसे पूछा था,
ये आपसे लग गया चौथा पॉइंट। अब आगे पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या है? 6/7 का मान निकालना है आपको। तो इसे आप 6 गुना 1/7 लिख सकते हैं आसानी से। अब 1/7 में अगर आप 6 से गुणा कराएंगे, ओके, अगर आप 6 से गुणा कराएंगे तो ये 6/7 का मान हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 6 गुना 0.142857, ठीक, इस पर बार लगा हुआ है, गुणा करा दीजिए इसमें। तो 6 7 42 को 2 हासिल 4, ओके, 6 5 30, 30 4 34 को 4 हासिल 3, 6 8 48, 48 और ये 3 51 को 1 हासिल 5, ओके, और 6 9 के 12, 12 5 17 को 7 हासिल 1, 6 चौको 24, 1 25, 25 को 5 हासिल 2, 6 कम 6 2 8.0, ठीक। इस पर बार लगा हुआ था ऊपर, तो आप इस पर भी बार लगा दीजिए, ठीक। ये हो जाएगा आपका 6/7 का मान। तो इस प्रकार से आप बिना भाग दिए इन सभी का मान आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक। सो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हैं, ठीक, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो उसका हर है यानी कि ये वो शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये। पहला पॉइंट क्या था कि 0.6 को आपको p/q के रूप में लिखना है, मतलब कि कोई तो संख्या होगी जिससे भाग देने पर ये प्राप्त हुआ है हमें, ठीक, वही आपको प्राप्त करना है, ठीक। इस सभी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस सभी में। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप इसे यक्स के बराबर मान लीजिए 0.6 पे बार, मतलब कि ये बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये कि यक्स बराबर 0.6 6 6 6 6 ऐसे अनंत तक ये चलता चला जाएगा। आप इसमें से एक संख्या, 2 संख्या, 4 संख्या निकाल देंगे तो ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसे आप समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक। अब इसमें से आप एक संख्या बाहर निकाल लीजिए, एक संख्या आप इसमें से बाहर निकाल दीजिए। अब बाहर निकालने के लिए आपको 10 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 10 से गुणा अगर आप इधर कराएंगे तो इधर भी कराना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड में कराएंगे 10 से गुणा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी कराना पड़ेगा। मैथ का रूल यही है कि जो भी परिवर्तन आप किधर भी किसी तरफ कराएंगे या फिर राइट हैंड साइड में अगर आप कोई भी परिवर्तन कराएंगे, मतलब कि जोड़ गुणा भाग ये सब कुछ भी कराएंगे तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी कराना पड़ेगा, ठीक। तो इसे आप नोट रखिएगा। 10 से गुणा कराएंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो ये 6 बाहर आ जाएगा दशमलव के इस साइड, ठीक। और इधर 6 6 6 6 6 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें से तो 6 बाहर निकल गया तो इस पर फ़र्क पड़ेगा। जी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसमें से एक संख्या निकाल ले रहे हैं तो, ठीक। अब यहाँ पर आप समीकरण 2 इसे बना लीजिए। अब इसमें क्या करिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दीजिए। तो क्या होगा कि 10x में से अगर x घटाएंगे तो ये 9x हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद क्या होगा कि दशमलव के बाद पहले देखिए, दशमलव के बाद क्या हो रहा है कि 6 6 6 इधर भी संख्या है और इसमें भी दशमलव के बाद 6 6 6 संख्या है, मतलब कि ये शून्य हो जाएगा कटने के बाद, ओके। तो ये पूरा का पूरा शून्य हो गया, ये शून्य हो गया पूरा। और अब 6 में से आपको 0 घटाना है तो ये 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक। यानी कि 9x बराबर हमें 6 मिल गया। अब यक्स हमें प्राप्त करना है तो यक्स को यहीं पर रहने दीजिए, 9 को पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पर गुणे में है 9 तो इधर इस साइड आने के बाद राइट हैंड साइड में अगर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक। तो 6/9। अब इसे आप काट सकते हैं अगर चाहें तो इसे काटने के बाद 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, यानी कि ये संख्या आपको मिल चुकी है। मतलब कि इसी संख्या में भाग देने के बाद हमें ये संख्या प्राप्त हुई है, आपको ये संख्या मिल चुकी है, ठीक, जिसे p/q के रूप में आप निकाल चुके हैं। अब कंडीशन इसमें क्या थी कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो आपका हर शून्य नहीं है, ठीक। आप इसे हल कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.47। अब 7 पे बार दे रखा है, न कि 4 पे, इसे भी नोट कर रखिएगा। अब इसे आपको p/q के रूप में निकालना है। सबसे पहले आप 0.4 को यक्स के बराबर मान लीजिए, यक्स बराबर 0.47। इसका मतलब क्या है कि जो यक्स बराबर 0 यहाँ पर 0.4 तो रहेगा ही, और ये 7 है, ये 7 अनंत तक चला जाएगा, क्योंकि 7 पर ही केवल बार है, 4 पर नहीं है, ठीक। ये अनंत तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक, ओके। तो इसे आप समीकरण 1 बना सकते हैं, ठीक। इसे समीकरण 1 बना लीजिए आप।
फिर क्या करेंगे कि अब आपको जो रिपीट कर रही संख्या उसे आपको बाहर निकालना है, तो उससे पहले आपको 4 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 4 को निकालने के लिए आप 10 से गुणा कराएंगे, तो ये 10x हो जाएगा और ये 4 बाहर आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 0.77777 4 बाहर आ जाएगा और 7 ये सभी संख्या है वैसे ही रहेंगी। तो इसे आप समीकरण 2 बना लीजिए। अब इसमें से आप एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं। ये हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि निकालने के बाद ही आप संख्या को वो संख्या को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें प्राप्त किया था। ओके, तो अब आपको 7 बाहर निकालना पड़ेगा, तो फिर 10 से गुणा कराएंगे। 10 से गुणा कराएंगे तभी तो ये दशमलव के आगे आएगा, ठीक संख्या। तो 10 से गुणा कराएंगे तो इधर भी 10 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 10 से गुणा कराने के बाद ये 100 हो जाएगा, यानी 100x बराबर ये 47 हो जाएगा 0.7777। ऐसे ही अनंत तक चलता चला जाएगा। ये समीकरण आप 3 बना लीजिए। समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या करना है आपको कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो 100x में से 10x घटाएंगे तो ये 90x हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव के बाद आप समीकरण 3 की बात अगर करें तो दशमलव के बाद ये 7 अनंत तक चलता चला जा रहा है, ठीक। और समीकरण 2 की बात करें तो ये भी 7 अनंत तक चला जा रहा है। तो इसे माइनस करेंगे तो ये तो पूरा शून्य हो गया, शून्य हो गया। अब बचेगा हमारा 47 और 4, और 47 में से 4 घटेगा तो कितना शेष बचेगा आपका 43, ठीक। अब ये 90x बराबर हमें 43 मिल चुका है। ओके, अब x को यहीं पर रहने दीजिए क्योंकि हमें इसे प्राप्त करना है, और 90 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 43/90। अब आपको ये संख्या मिल चुकी, मतलब कि 90 से आप 43 में भाग देंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी, और यही संख्या प्राप्त हुई थी, यही आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक। इसे p/q के रूप में आप लिख चुके हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या थी कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q शून्य नहीं होना चाहिए, तो हमारा शून्य नहीं है, ये 90 है, ठीक। इसे आप नोट रखिएगा। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 0.001 को आप p/q के रूप में लिखिए। तो आप पहले इसे x के बराबर मान लीजिए, x बराबर 0.001। अब 0.001 का मतलब कि आप इसे क्या लिख सकते हैं कि 12 अगर आप हटाएंगे तो ये 001 001 001 001 ऐसे ही अनंत तक चलता चला जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इसे समीकरण 1 बना लीजिए, 12 हटाए हैं बस, और कुछ नहीं किए इसमें। तो अब इसमें से आपको 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो 3 संख्याओं को आप बाहर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। और 3 संख्याओं को बाहर निकालने के लिए आपको 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। 2 संख्याएं होंगी तो उसे 100 से गुणा कराना पड़ेगा, उसी प्रकार से, ठीक। जितनी संख्याएं होंगी उतने 1000 से, मतलब कि 2 संख्याएं थी तो 100 से, मतलब उसमें दो शून्य है तो उसमें 2 शून्य वाले अंक से, यानी कि 100 से गुणा कराकर उस पर बाहर निकालेंगे। 3 संख्याएं होंगी तो 1000, ठीक। 4 संख्याएं होंगी तो 10,000, उसी प्रकार से ऐसे निकालते चले जाएंगे, ठीक है। 3 संख्याएं निकालनी है हमें, तो 1000 से गुणा कराएंगे तो ये 1000x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे क्या हो रहा है कि 3 संख्याओं से अगर मतलब 1000 से गुणा करा रहे हैं तो ये 3 संख्याएं जो हैं 0.001, ठीक, ये बाहर आ जाएगा, मतलब दशमलव के आगे आ जाएगा, तो 001, ठीक। और दशमलव के बाद 001 ऐसे ही रहेगा, 001 001 001। इसे आप समीकरण 2 बना लीजिए। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा सकते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी कि 1000 में से 1000x में से 1x को घटाएंगे तो 999, यानी कि 999x आपका शेष बचेगा, ठीक। और आगे क्या होगा कि एक आप 0.001 को क्या, मतलब कि ऐसे छोड़िए, पहले तो आप ये देखिए कि दशमलव के बाद 0.001 इसमें समीकरण 2 में दे रखा है, समीकरण 1 में भी वही दे रखा है 0.001 0.001 0.001। तो मतलब कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो पूरी तरह से कट जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, ठीक। अब आपको क्या करना है, दशमलव के पहले क्या संख्या बची 0.001 था, ठीक। और इसमें से आपको 0 को माइनस करना है, ठीक। ये 0 दशमलव की पहले वाली, ठीक, इसे आपको माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो 1 है, 1 के पहले 2 शून्य है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। 1 के बाद अगर कोई शून्य होता, जैसे में 9 है तो 9 के पहले अगर कोई शून्य दे रखा है तो इसका तो कोई मतलब होता नहीं है। 9 के बाद अगर शून्य दे रखा है, ठीक, तो ये 900 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है,
ठीक, इस शून्य का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 999 बराबर 1 माइनस का 0, एक में से आपको 0 को घटाना है। ठीक, अब एक में से 0 घटाएंगे तो एक ही बचेगा। ओके, तो ये 999 बराबर 1 हो गया। ठीक, इतना लंबा प्रोसेस किया हूँ बस आपको समझाने के लिए, यहीं पर हो सकता था ये क्वेश्चन, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना हुआ है। ओके, अब ये यक्स को आप ऐसे रहने दीजिए क्योंकि यक्स का मान ही हमें निकालना है। अब 999 को आप पक्षांतर कर दीजिए तो 1/999 आंसर आ जाएगा। मतलब कि इसे आपको भाग देने के बाद यही संख्या प्राप्त होगी, यानी 999 से 1 में भाग देंगे आप तो ये संख्या प्राप्त होगी। तो इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या थी कि आपको q इज़ नॉट इक्वल टू यक्स होना चाहिए, मतलब कि जो उसका हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शून्य नहीं है, 999 है। ठीक, ये भी आपका आंसर आ चुका है। ये हो गया आपका तीसरे का आंसर। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई कि 0.9999999 ये अनंत तक चली जाएंगी, तो इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना है आपको। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो इसे आप हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो सच्चाई में वो आश्चर्यचकित होगा। ठीक, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आइए पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या था, 0.99999, ये अनंत तक ऐसे ही चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो पहले आप इसे यक्स के बराबर मान लीजिए, यक्स के बराबर मानेंगे तो ये 0.99999 ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो आप इसमें से ये देख रहे हैं कि ये 9 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसमें से एक संख्या आपको बाहर निकालनी है p/q के रूप में लिखने के लिए। तो एक संख्या को आप बाहर निकालेंगे, मतलब कि 10 से गुणा कराना पड़ेगा एक संख्या निकालने के लिए। तो 10 से अगर आप इधर गुणा कराएंगे तो इधर भी गुणा कराना पड़ेगा, तो ये 10x हो जाएगा और ये 9 बाहर आ जाएगा और 0.9999999 ऐसे ही अनंत तक, ये भी संख्या अनंत तक चलती चली जाएंगी, ये भी संख्या अनंत तक चली जाएंगी। ठीक, तो इसे तो पहले आप समीकरण 1 बना चुके हैं और इसे आप समीकरण 2 बना लीजिएगा। ठीक, अब आप क्या करिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लीजिए। क्या होगा कि 10x में से अगर आप 1x निकाल देंगे तो ये 9x हो जाएगा। ओके, अब दशमलव के बाद की संख्याएं जो हैं इसमें वो तो 999 दे रखी हैं, इसमें भी 999 दे रखी हैं, तो ये पूरी तरह से शून्य हो जाएगा कटकर। बचा क्या हमारा दशमलव की पहले वाली संख्या, तो ये 9 में से आपको 0 को घटाना है, यानी कि समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो यानी कि 9 में से 0 को घटाना है। तो 9 में से 0 को घटाएंगे तो ये 9 ही बचेगा। अब आपको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालने के लिए आपको 9 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये गुणे में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, यानी 9/9। इसे आप काट कर 1 लिख दीजिए। मतलब ये आश्चर्यजनक क्वेश्चन है कि आप 1 में आप कैसे भाग देंगे कि ये आंसर आ जाएगा, किस चीज़ से भाग दें कि ये आंसर आएगा। तो आप देखिए कि ये जो 0.9999 ये जो संख्या दे रखी है ये भी 1 के बराबर ही है। ठीक, मतलब कि अगर आप इसमें थोड़ा भी परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे तो ये तुरंत 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो आप 0.999 को 1 के बराबर लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक, आपको 17 से 1 में भाग देना है और जो भागफल आपको प्राप्त होगा उसे देखकर आपको ये मतलब कि वो भागफल कितना लंबा हो सकता है आपको ये बताना है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, यानी कि 17 से भाग देना है आपको 1 में। ठीक है, ऐसे भाग जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ाकर आप यहाँ पर एक शून्य ले लीजिए, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक आपको शून्य लेना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर शून्य ले सकते हैं। फिर कितनी बार में भाग जाएगा, 17×5 = 50 यानी कि 85। अब इसमें माइनस कर दीजिए आप, कितना शेष बचा 15। ठीक, अब यहाँ पर एक शून्य ले लीजिए क्योंकि भाग जाएगा नहीं। अब कितनी बार में भाग जाएगा ये 8 बार में, 17/8 136। ठीक, माइनस करेंगे तो कितना शेष बचेगा यहाँ पर 10 में से 4 जाए, 10 में से 6 जाए 4 और 4 में से 1 जाए 4 में से 3 जाए 1। ठीक, 14 शेष बचेगा।
अब फिर भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लीजिए। फिर कितनी बार में भाग जाएगा, यहाँ पर 8 बार में हम भाग दिए थे पहले, ठीक। फिर भी अब 8 बार में भाग जाएगा, 17 बटे 136, ठीक। फिर कितना शेष बचेगा, यहाँ पर 4 शेष बचेगा, केवल 4 शेष बचेगा यहाँ पर, ठीक। फिर भी भाग नहीं जाएगा तो अब आप यहाँ पर शून्य ले सकते हैं और 17 गुना के 34 यानी 2 बार में फिर भाग जाने वाला है, तो 17 गुना के 34, फिर कितना शेष बचा, 6। फिर आप शून्य बढ़ा सकते हैं क्योंकि भाग जाएगा नहीं, तो 17 51 यानी 3 बार में भाग जाएगा, ठीक। तो यहाँ 51 लिख लीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 शेष बचेगा, ओके। फिर यहाँ पर शून्य ले सकते हैं आप। अब कितनी बार में भाग जाएगा ये, अब ये 5 बार में भाग जाएगा, मतलब 17 × 5 = 85, इसे माइनस कर दीजिए, शेष बचा आपका 5, शून्य आप बढ़ा लीजिए तो ये 2 बार में भाग जाएगा, 17 गुना के 34 यानी कि 34, ओके। इसे आप माइनस करिए तो आप 10 में से 4 जाए 6 और 4 में से 3 जाए 1 यानी कि 16 आपका यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, भाग तो जाएगा नहीं, आपको एक शून्य बढ़ा सकते हैं। आप भाग कितनी बार में जा रहा है इसमें, 17 × 153 यानी कि 9 बार में भाग जा रहा है, 153 माइनस करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 10 में से 3 जाए 7 यानी 7 प्राप्त हो रहा है आपको, ठीक है। अब एक शून्य आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब कितनी बार में भाग जाएगा ये, 17 × 51 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68 यानी 64। शेष कितना बचा आपका, शेष आपका 6 बचेगा इसमें, ठीक है। 64 यहाँ पर 68 होगा, 17 × 4 = 68 होगा। तो अब 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर शेष 2 बचेगा और यहाँ पर 6 हो गया तो 6 में से 6 जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब शून्य आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब कितनी बार में भाग जाएगा, ये 1 बार में जाएगा यानी कि 17 एकम 17, ठीक। कितना शेष बचा यहाँ पर, 3 शेष बचा। फिर अब इसे हल कर दीजिए, यानी 17 से फिर 3 में भाग देना है आपको, तो ऐसे तो भाग जाएगा नहीं, तो एक शून्य आप बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार में भाग जा रहा है, 1 ही बार में जाएगा, 17 एकम 17, 10 में से 7 जाए 3, 2 में से 1 जाए 1 यानी 13 शेष बचा आपका, ओके। फिर भाग जाएगा नहीं तो आपको शून्य 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितनी बार में भाग जा रहा है आप, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 बटे 136 यानी 17 × 7 = 119 बार में, ठीक। माइनस कर दीजिए इसमें, 10 में से 9 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1 यानी कि 11 शेष मिलेगा आपको। फिर ऐसे तो भाग फिर जाएगा नहीं तो एक शून्य और बढ़ाना पड़ेगा। कितनी बार में भाग जा रहा है ये, 17 × 6 = 102 यानी कि 6 बार में, ठीक है। 6 बार में आपका भाग जाएगा इसे, तो ये क्या हो जाएगा, 17 × 6 = 102 माइनस करेंगे तो 110 में से 102 जाएगा तो 8 शेष बचेगा आपका, ओके। फिर एक शून्य आप बढ़ा सकते हैं। अब आपका क्या होगा कि 17 × 5 = 85 यानी 17 × 4 = 68 यानी कि 17 × 4 = 68, ठीक। अब आप इसे माइनस कर लीजिए तो 10 में से 8 जाएगा, 2 शेष बचेगा और 7 में से 6 जाएगा, 1 शेष बचेगा, 12 शेष बचेगा। फिर यहाँ पर एक शून्य ले लेंगे आप, फिर 17 × 6 = 102 यानी कि 17 × 7 = 119, 7 बार में भाग फिर जा सकता है ये, तो 119 हुआ, ठीक है। अब इसमें से 120 में से 119 जाएगा तो कितना शेष बचेगा आपका, 1 शेष बचेगा, तो आपका 1 शेष आ गया लास्ट में, मतलब कि आप फिर वहीं पर पहुंच गए जहां से आप स्टार्ट किए थे। मतलब ये कि 17 से आप 1 में भाग देना स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन में दे रखा है 17 से आप 1 में भाग देना स्टार्ट किए थे और फिर आप वहीं पर आ गए हैं, मतलब फिर से आपको 17 में 1 से भाग देना पड़ेगा, तो फिर से वही प्रक्रियाएँ होंगी जो आप ये देख रहे हैं, ठीक। इतनी लंबी प्रक्रिया होगी तो फिर से, तो मतलब जब इसमें प्रक्रिया होगी तो इतनी प्रक्रिया करने के बाद आपका शेष 1 बचा है, तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर शेष 1 बचेगा, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर शेष वही बचेगा, फिर वही प्रक्रिया, फिर शेष वही, ऐसे ही ये अनंत तक चलता चला जाएगा।
तो जब ये प्रक्रिया बार बार अनंत तक चलता चला जाएगा तो ये जो भागफल है ये भी तो अनंत तक चलता चला जाएगा ऐसे ही। मतलब कि 0.05888235294117647 ये भी संख्या बार बार रिपीट करती जाएगी। जब ये ऐसे ही रिपीट करता चला जाएगा तो आप इस पे बार लगा सकते हैं, मतलब कि इतनी संख्या बार बार रिपीट करेगी। ठीक है, तो ये आपका अधिकतम संख्या हो गया। इतनी अधिकतम संख्या हो सकती है। ये संख्या कितनी हुई, इसे जोड़ सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 16 अधिकतम संख्याएं हो सकती हैं अगर आप 17 से 1 में भाग देंगे तो। ठीक, ये हो गया आपका आंसर 5वें का। अब आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। छठा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। ठीक, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण, ठीक वही बात है, निरूपण और प्रसार एक ही चीज़ है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, आइए इसे सॉल्व करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए ये आपको एग्जाम्पल मांग रहा है P/Q के रूप में, तो आप इसे 9/2 भी लिख सकते हैं। हम छठा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 9/2 लिख सकते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार में 4.5, शांत दशमलव प्रसार है ही ये। ठीक, उसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, 7/4 लिख सकते हैं। इसका मान 1.75 होगा। ठीक है, यानी कि ये भी शांत दशमलव प्रसार है। फिर उसके बाद 12/5 ले सकते हैं आप, यानी कि इसका मान होगा 2.4, ये भी शांत दशमलव प्रसार हुआ। आप 17/10 ले सकते हैं, इसका मान होगा 1.7। ठीक, फिर उसके बाद 2/5 ले सकते हैं, इसको भाग देने पर आप 0.4 पाएंगे, यानी कि 0.4 इसका आंसर आएगा। तो ये सभी जो संख्याएं हैं वो शांत दशमलव प्रसार हैं। ठीक, और ये P/Q के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। और भी संख्याएं हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक, मैंने इतने एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए शांत दशमलव प्रसार बनाने के लिए। तब Q को संतुष्ट करना चाहिए। Q को P की बात नहीं कर रहा है, Q की बात कर रहा है, हर की बात कर रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हम दो का गुणज कोई भी संख्या ले रहे हैं तो वो संख्या शांत दशमलव प्रसार बन जा रही है। 2 का गुणज भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। 2 का गुणज कितना भी हो, 2 × 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 की कोई भी संख्या हो। ठीक, आप उसे कोई भी ले सकते हैं। तो वो लेने पर आप जो भाग देंगे तो वो शांत दशमलव प्रसार बनेगा। उसी प्रकार से आप 5 की पावर भी अगर कोई भी संख्या ले लीजिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस। ठीक, तो 5 की पावर 2, 4, 6 आप कोई भी संख्या ले लीजिए। तो अगर वो संख्या, उस संख्या से अगर आप भाग दे रहे हैं तो वो भी संख्या कौन सी संख्या बन जाएगी, शांत दशमलव प्रसार बन जाएगी, जैसे कि ये संख्या बन चुकी है। ठीक, अब उसी प्रकार से पहले तो आप इसे लिख सकते हैं कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, 2 की पावर n, या फिर m लिख सकते हैं, 2 की पावर m के रूप में होना चाहिए, या फिर 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो आप शांत दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। ठीक, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, यानी कि जैसे आप 10 में यहाँ से भाग दिए थे, 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 हम लिए थे, तो 2 की पावर 1 का मान 2 ही होगा, 5 की पावर 1 का मान 5 ही होगा, तो 5 दूना के 10 बन चुका। ठीक, अब 10 से भाग दिए थे तो ये शांत दशमलव प्रसार आ चुका है हमारा। तो उसी की बात कर रहा है। ठीक, 2 की पावर m कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, और 5 की पावर m कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। ठीक, तो इससे भी आप शांत दशमलव प्रसार ही प्राप्त करेंगे। ठीक, इसे भी हल करने के बाद तो आप ऐसे समझिए कि शांत दशमलव प्रसार प्राप्त करने के लिए Q का, ठीक, अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, ये गुणे में है। ठीक, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। ठीक, जहाँ m और n
या फिर जो m है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो m है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसे आप नोट रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। आपको 3 एग्जाम्पल देना है जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। ठीक, तो इसमें पहले आप ये समझिए कि अनावसानी आवर्ती क्या होता है और अनावसानी अनावर्ती क्या होता है। ठीक, दोनों में अंतर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, वरना कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले समझते हैं अनावसानी आवर्ती। ठीक है, ये क्या है कि जो संख्या कटे भी ना और अपनी भागफल की संख्याओं को बार बार, ठीक, बार बार अपनी संख्याओं को रिपीट करे, रिपीटेड करता रहेगा। पहली बात तो वो संख्या कटेगी नहीं दशमलव के बाद जाने के बाद। ठीक, दशमलव के बाद की बात कर रहा हूँ, वो संख्या कटेगी नहीं और अपनी संख्याओं को बार बार रिपीट करेगी, तो वो संख्या अनावसानी आवर्ती कहलाएगा। ठीक, अनावसानी आवर्ती कहलाएगा। और क्या होगा कि अब अनावसानी अनावर्ती क्या होगा, अनावर्ती, अनावर्ती। तो इसमें क्या होता है कि वो संख्या कटेगी भी नहीं। ठीक, वो संख्या कटेगी भी नहीं और अपनी जो संख्याएं हैं वो जो दशमलव के बाद संख्याएं जाएंगी उन संख्याओं को रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक, और यही आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक, पहली बात तो वो संख्या कटेगी नहीं और अपनी संख्याओं को रिपीट भी नहीं करेगा। इसमें रिपीट करेगा, इसमें भी संख्याएं नहीं कटेंगी, इसमें भी संख्याएं नहीं कटेंगी, लेकिन इसमें संख्याएं क्या थी कि रिपीट करेंगी और इसमें रिपीट नहीं करेंगी। ठीक, ये आप नोट करिएगा। ठीक, और यही इसी का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें आप √2, √3, √5 को ले सकते हैं। ठीक, 3 एग्जाम्पल आपसे पूछा था, 3 एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें से। √2 का मान क्या है, 1.4142। ठीक, √3 का मान क्या देखा है आपको, ये 1.73205080। ठीक, ऐसे ये चलता चला जाएगा, ये भी संख्या ऐसे चलती चली जाएंगी। ठीक, √5 का मान क्या है, √5 का मान आपको 2.2360। ठीक, ऐसे ये संख्या चलती चली जाएंगी। तो आप इसमें देख क्या रहे हैं कि √2 का मान जो है 1.4142। ठीक, ऐसे ये संख्या चलती चली जाएंगी और दशमलव के बाद अनंत तक ये चलती चली जाएंगी। और क्या होगा कि ये संख्या कभी भी रिपीट नहीं करेंगी। जैसे उस पहले संख्या क्या थी कि 990.9999 ऐसी संख्या चलती चली जा रही थी। ठीक, तो 9 जो बार बार रिपीट कर रहा था, तो इसमें क्या था कि ये रिपीट नहीं करेगा, ये अपनी संख्या को बार बार बदलता रहेगा। ठीक, बार बार बदलता रहेगा कोई ना कोई संख्या। तो ये हो गया √2 का मान, इसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। √3 भी ऐसे ही होगा, इसका भी मान जो है 1.7320580808 ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक, अनंत तक संख्याएं चलती चली जाएंगी और इसमें भी आप देख रहे हैं कहीं कि ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसे भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। √5 का मान जो है ये भी अनावसानी अनावर्ती होगा, क्योंकि इसका भी मान कभी रिपीट नहीं होगा और ये भी अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक, तो आई होप इसे आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल में आप इसे ले सकते हैं। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11, ठीक, के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद करिए। ठीक, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है, यानी कि 5/7 क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8वां। 5/7 का मान क्या होगा, आप लोग भाग देना तो जान ही गए होंगे। ठीक, तो इससे भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा आपका वो 0.71428 ये प्राप्त होगा आपको। ठीक, इस पर भी आपको बार लगा हुआ है। ठीक, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इतनी संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो ये हो गया आपका 5/7 का मान। अब या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.714285। ठीक, फिर उसके बाद 71428 71428 ये संख्या ऐसे ही
अनंत तक चलती चली जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया आपको 5/7 यानी कि 5/7 का मान। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 9/11 के बीच, तो इसे आप निकाल लीजिए। इसे आप निकालेंगे तो इसका मान आएगा 0.08181818181 ऐसे ये संख्या अनंत तक चलती चली जाएंगी, इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इसके और इसके बीच मान निकालना है आपको। ओके, और वो भी अपरिमेय होना चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो आप आसानी से इसमें दो संख्या पहले की दो संख्या लीजिए। ठीक, इसमें 71 आप देख रहे हैं और इसमें 81 देख रहे हैं। ओके, इसमें 71 आप देख रहे हैं और इसमें 81 आप देख रहे हैं। तो 71 की बाद की संख्या लीजिए कोई, और 81 के पहले वाली कोई संख्या ले लीजिए। ठीक, और कितनी एग्जाम्पल आपसे पूछा है? तीन एग्जाम्पल आपसे पूछा है। इसमें कई एग्जाम्पल निकल जाएंगे। ठीक, पहले इसे देखते हैं। 71 की बात पूछा है और 81 के पहले एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं 0.72 ले सकते हैं, और आगे कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 3 9 8 5 कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 3 9 8 5। ठीक है, पहला एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया। कोई भी संख्या 72 के बाद आप कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी संख्या भर दीजिए, 4 9 8 5, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक, 1 2 ये अनंत तक ऐसे चलती चली जाएंगी, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, और एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? 0. आपको 71 और 81 के बीच में लेना है। ठीक, वो भी अपरिमेय संख्या है, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए और अनंत तक चलती चली जाना चाहिए। ठीक है, तो आप 73 ले सकते हैं, 73। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी संख्या भर दीजिए, 4 8 3 9 1 2 7 4 5 9 कोई भी संख्या भर दीजिए अनंत तक ऐसे। ठीक, चलती चली जाएंगी। एग्जाम्पल में और ले दीजिए 0.74 ले लीजिए आप, उसके बाद कोई भी संख्या भर दीजिए, 1 3 5 8 3 2 1 5 9 कोई भी संख्या भर दीजिए। ठीक है, आप 0.75 भी ले सकते हैं, फिर आगे कोई भी संख्या आप इसमें भर दीजिएगा। ठीक, फिर 0.76 ले सकते हैं। ठीक, कोई भी संख्या आप भर सकते हैं इसमें। ऐसे ही आप अनेक एग्जाम्पल इसमें से ले सकते हैं। ठीक, लेकिन आपसे केवल 3 पूछा है तो आप इसमें से 3 कोई भी ले सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया 8वां क्वेश्चन। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बताऊंगा, उसे जानना जरूरी है। ठीक, उस हिसाब से आप ऐसी संख्याओं को आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, पहला पॉइंट कि अगर कोई संख्या आपको रूट में दे रखी हो। ठीक है, अगर कोई संख्या मान लीजिए √m है। ठीक, और जो m है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो m पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब कि वर्ग संख्या का मतलब कि या तो वो 4 हो या फिर 9 हो या फिर 16 हो या फिर 25 हो या फिर 36 हो, मतलब ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो अगर ऐसी संख्या दे रखेंगी अंडर रूट में तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर अंडर रूट में कोई संख्या दे रखी है और वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, मतलब कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या न हो, यानी कि जो √m है वो पूर्ण वर्ग संख्या न हो, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं √2 को आप ले लीजिए। √2 क्या होता है कि इसे आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कटेगा नहीं, मतलब कि एक शांत दशमलव प्रसार होता नहीं है इसका, ये अनंत तक चलता चला जाएगा। तो इसे आप p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, और जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो ये √ या फिर √3 या फिर √5 √6 भी आ जाएगा इसमें, √7 √10 ऐसी जो संख्या हैं वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? वो संख्या
आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब तो ये हो गया अंडर रूट के हिसाब से, मतलब अगर अंडर रूट में संख्या दे रखी है तो आप उसे देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब अगर आपको दशमलव के रूप में दे संख्याएं, तो ऐसी संख्याओं को आप देखकर कैसे पता करेंगे कि वो संख्या शांत मतलब कि अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर आपको दशमलव के रूप में संख्या दे रखी है तो उस दशमलव में आप देखिएगा, दशमलव की संख्याओं में आप देखिएगा कि क्या वो संख्या अनंत तक जा रही है या फिर वो संख्याएं सीमित हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर वो संख्या 2.456 ऐसी संख्या है और बस इतना ही है। ठीक, तो ऐसी अगर संख्याएं दे रखेंगी तो उसे आप देखकर बता सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो अगर शांत दशमलव प्रसार दे रखा है, शांत दशमलव, अगर शांत दशमलव प्रसार हो तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर कोई संख्या दशमलव की बाद कुछ अंकों के बाद जाने के बाद, ठीक है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो शांत हो जा रही है या फिर कट जा रही है। ठीक, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? शांत दशमलव प्रसार कहलाएंगी। अब अशांत भी आ जाएगा इसमें, अब इसमें एक अशांत भी आ जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। अगर अशांत दशमलव प्रसार मतलब कि वो संख्याएं दशमलव की बात तो जा ही रही हैं और अनंत तक चलती चली जा रही हैं, वो कट नहीं रही हैं। ठीक, अशांत हैं वो, मतलब अपनी संख्याओं को ऐसे ही लिखती हुई चली जा रही हैं। तो इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो अशांत दशमलव मतलब कि अनावसानी आवर्ती होता है और एक अनावसानी अनावर्ती होता है। मतलब कि एक अशांत, दोनों ही अशांत रहेंगे, मतलब कि दोनों ही अनंत तक चलेंगे। लेकिन एक रहेगा कि वो अपनी संख्याओं को बार बार दोहराता रहेगा और एक रहेगा तो वो अपनी संख्याओं को बार बार दोहराएगा नहीं, लेकिन वो भी अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक, तो जो संख्या दशमलव के बाद जा रही हैं और अपनी संख्या को बार बार दोहरा रही हैं, ठीक है, तो वो ऐसी संख्या अनावसानी आवर्ती वैसी संख्याएं अनावसानी आवर्ती संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, और अगर ऐसी संख्या दे रखी है आपको तो ये कौन सी संख्याएं होंगी? ये संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और एक होता है तो वो संख्या होगी अनावसानी अनावर्ती मतलब कि ये दशमलव की बात तो जाएगा ही और अनंत तक जाएगा, लेकिन अपनी संख्याओं को बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि √23, पहला क्वेश्चन आपको √23 दे रखा है। इसे आपको बताना है कि ये कौन सी संख्या है, क्या ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो देखिए, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, किसी भी संख्या का ये वर्ग नहीं है, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या होता था कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती थी, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन है कि रूट में 225 यानी 225, रूट में 225 दे रखा है। तो आप जानते हैं कि 225 जो है वो 15 का होल स्क्वायर है, मतलब कि 15 का वर्ग है। और अंडर रूट में 225 दे रखा है और इसे आप बाहर निकालेंगे तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, और 15 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में अगर आप लिख सकते हैं तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। तो लास्ट में जो 15 है वो हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 0.3796, 0.3796। ठीक है, यही क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो मैंने बताया था कि अगर दशमलव के बाद संख्याएं जा रही हैं तो दशमलव के बाद इसमें तो संख्याएं जा ही रही हैं, और अगर वो कुछ अंकों के बाद कट जा रही हैं, तो ये देखिए
अनंत तक नहीं जा रही हैं, बस यहीं तक सीमित है। कुछ अंकों के बाद ये पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। और शांत दशमलव प्रसार कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि 7.478478, मतलब कि 7.478478 ऐसे ही डॉट 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 दे रखा है इसमें। तो आप देखिए कि दशमलव के बाद संख्या इसमें जा रही हैं और अनंत तक जा रही हैं, और अनंत तक जा रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो तीन संख्याएं हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो 4, 7, 8, ये जो तीन संख्याएं हैं ये बार बार रिपीट कर रही हैं। 4, 7, 8 और आगे भी 4, 7, 8, ऐसे ही 4, 7, 8 ऐसे ही संख्या बार बार आती रहेंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीन संख्याएं हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या है? मैंने बताया था कि अगर वो संख्या अनावसानी है, मतलब कि अनंत तक जा रही है, और आवर्ती मतलब कि बार बार रिपीट भी कर रही हैं, तो वो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक है, अब पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1.101 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, मतलब ऐसे ही अनंत तक ये चलता चला जाएगा। तो संख्या क्या थी? 1.101 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक, ऐसे ही अनंत तक ये जा रहा है। तो इस संख्या को देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या है। कैसे? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें दशमलव के बाद संख्याएं जा रही हैं और अनंत तक जा रही हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि दो संख्याएं हैं 0, 1 है, जो बार बार रिपीट कर रही हैं। तो रिपीट तो कर ही रही हैं, दो संख्याएं इसमें भी हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर 0, 1, 0 आ गया। ठीक, यहाँ पर भी 1, 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर 0, 1 आ गया। ठीक, और यहाँ पर 00 आ गया, यहाँ पर 0, 1, यहाँ पर 00, फिर 00। मतलब आप देख रहे हैं कि ये संख्या बार बार, दो ही संख्या तो है, लेकिन अपनी क्रम में नहीं है। मतलब कि क्रम में होना चाहिए, इन्हें 1 0 1 0 1 0 1 0 के क्रम में होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये अपनी संख्याओं को उलट पुलट कर, मतलब आमने सामने रखकर ऐसे ही चलती चली जा रही हैं। तो ये क्रम में नहीं है। ठीक, तो ऐसी संख्या अगर आ जाए तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या अनावसानी अनावर्ती, मतलब कि वो संख्या दशमलव के बाद अनंत तक चली जा रही हैं और वो संख्या अपनी संख्या को बार बार रिपीट भी नहीं कर रही हैं। यहाँ पर देखिए आप, रिपीट नहीं कर रही है। ठीक, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों को ना समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ आपकी क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।